गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो, हम कर रहे हैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस, और बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। अब ये क्वेश्चंस आपको पता ही है, इसमें चॉइसेस होंगी, लेकिन चॉइसेस को गैस नहीं कर सकते, ये भी बड़ा क्लियर है। जब तक हमें क्वेश्चन के आंसर समझ नहीं आए हम नहीं कर सकते। तो देखिए, आज के टॉपिक में हमारा डिस्कशन होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक तो केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन है, उसके कितने फार्मूले हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ये सारे डिस्कशन होने हैं। आगे वाली क्लासों में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स भी आने हैं इसके ऊपर, और एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर है। अब आपको ने जब केमिकल काइनेटिक्स पता था तो उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर हम छोटा सा रिवीजन इसका देख सकते हैं, जिसके ऊपर मेनली क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। एक होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ द रिएक्शन। बताओ जल्दी से 30 सेकंड में कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट। देखो, स्ट्रेट डेफिनेशन से लेके सब कुछ पूछा जाता है पेपर्स में। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ ए रिएक्शन स्टूडेंट? कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट कैसे हम लिखेंगे? रेट क्या होता है? आपने देखा एनसीईआरटी में भी, जैसे उसने कहा आर गिव्स ए प्रोडक्ट, तो इसका रेट का मतलब उसने क्या बताया कि रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो आपने लिखा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बोलो ये सही है या यस गलत है? सर। यस सर। यस सर। लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया। जल्दी से बताओ, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया आपने रिएक्टेंट में स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया? ऐसा क्यों किया हमने? क्या आंसर देंगे इसका? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और आ चुका है। देखो, कंसंट्रेशन जब रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। लेकिन जब रेट डिफाइन मैं करता हूं तो रेट तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू रेट की आनी चाहिए। रेट नेगेटिव नहीं होता। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हम कह रहे हैं, रेट रेट किसी भी चीज की जो रेट है वो नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए हमने इसको माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है। और R2 - R1, जो R फाइनल माइनस R इनिशियल होगा वो माइनस में आएगा, तो उसको प्लस करने के लिए यहाँ पर हमने एक माइनस साइन का सिंबल दिया स्टूडेंट्स। अब ये तो सिंपल रिएक्शन थी, अगर ऐसी कोई रिएक्शन होगी, अब इसके अंदर स्टेक्योमेट्री कोफिशिएंट्स भी आ गए, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? आपके पास 30 सेकेंड्स है। कॉपी पेन नोट्स आपके पास होते हैं। हर बार हमने कहा कि आप हमारे साथ रहिए और पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की किताब को खोल के बैठिए, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं। और इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसका रेट कैसे लिखेंगे हम? तो आपको बस बहुत आसान तरीका था कि इनके कोफिशिएंट से डिवाइड, क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, जो भी वैल्यू है इनकी। इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, -1/a डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा b बाई डेल्टा टी स्टूडेंट्स। यस सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ +1/c डेल्टा c बाई डेल्टा टी स्टूडेंट्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ +1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। बोलो ये सही है या गलत है, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। सर सही है सर। सही है। सही हाँ, है। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, पार्टिसिपेट करिए, यस तभी सर। तो हम सही है। लर्न करेंगे। रट्टेबाजी नहीं कर सकते, लर्न करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि इसके यूनिट्स बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन के। 30 सेकंड में जल्दी से बताओ यूनिट्स क्या होंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट्स बताओ। कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? देखो, एक एक नंबर के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट्स बताओ। याद थोड़ी करोगे, कैसे निकालते हो निकालो। हम्म। इसके याद नहीं करेंगे, इसके यूनिट्स निकालो स्टूडेंट्स, निकालो।
तो कंसंट्रेशन बाय टाइम ही तो हो गया, फिर इसमें मुश्किल क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम लिखा हुआ तुमने, तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ। ऑफ सर, ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ, इसके यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट्स, तो वो यूनिट हो जाएंगे रेट ऑफ द रिएक्शन के, याद थोड़ी करना यस है, सर। उसी से निकालेंगे। ये क्या आया? मोल। मोलैरिटी के यूनिट मोल पर लीटर होते हैं, टाइम के क्या होते हैं? सेकंड्स। तो S-1, तो ये यूनिट किसके आए? रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा मैं आपको, छोटी छोटी बातें बता, और क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो हमें याद नहीं करना, समझना है। मैं ये हर लाइन को, हर वर्ड को डिकोड कर दूंगा, आपके लिए आसान कर दूंगा कि आप इसको समझ लो और अपने हाथ से अपने नोट्स बना लो। जहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कलर्ड पेन्स का यूज करो स्टूडेंट, ताकि एंड में आपको बुक पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। अब यस इसके सर। बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें होता है, एक होता है स्टूडेंट्स एवरेज रेट। अब उसने क्वेश्चन ही पूछा था पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट? बोलो इनमें क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या है आपके पास स्टूडेंट? एवरेज रेट क्या होता है? यस सर। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है R2P, टाइम T1 पर इसकी कंसंट्रेशन R1 थी और इसकी P1 थी, टाइम T2 पर इसकी कंसंट्रेशन R2 हो गई, इसकी P2 हो गई, तो एवरेज यस रेट सर। कैसे निकालते हो? क्या निकाला था? माइनस ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन जब हम निकालते हैं उसे एवरेज रेट कहा जाता है। तो इसी को हमने लिखा था माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T स्टूडेंट। हम्म। तो हमने ग्राफ भी जब बनाया था तो उसमें स्लोप निकाल लिया था। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके सर। रेट एट ए पर्टिकुलर instant of time student, at particular instant of time। और ये क्या है? बिटवीन टू इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये दो इंटरवल ऑफ टाइम्स पे था, मैंने कहा कि 10 सेकंड पर इसकी कंसंट्रेशन R1 थी, 20 सेकंड पे इतनी थी, तो एवरेज रेट हो गया 20 माइनस 10, मतलब इतने सेकंड के अंदर कितनी चेंज हुई कंसंट्रेशन। अब मैंने कहा कि 10 सेकंड पर इसका रेट बताओ। तो 10 सेकंड के ऊपर हमने जब ग्राफ ड्रा किया था तो इंस्टेंट उस पे वहां पे हमने टेंजेंट ड्रा किया था और फिर एक स्लोप कैलकुलेट किया था। तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो रेट होता है उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है स्टूडेंट। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको रखो, ये डिफरेंस आ चुका है पेपर में। देखो पिछले साल के जितने भी पेपर हैं हमने उनको स्टडी करके आपके सामने रखे जा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आप इनके यस सर। ऊपर एक फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चौथा फिर उसने पूछा कि ऐसे फैक्टर्स बताओ कि किस पे ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, बताओ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन का रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है जो कंडीशंस हैं, कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कहा कंसंट्रेशन ऑफ यस सर। रिएक्टेंट्स होता है, एंड टेम्परेचर यस सर, होता है, द सरफेस एरिया, तो कैटालिस्ट होते concentration, हैं, temperature, प्रेशर होता है catalyst। तो कैटालिस्ट होते यस हैं। सर। लेकिन जो कंसंट्रेशन के ऊपर हमने किया था सारा, तो हमने क्या डिफाइन किया था स्टूडेंट? रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। अब यस उसने सर। एग्जाम में पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट लॉ भी कहते हैं उसे, रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस बताओ, क्वेश्चन पेपर में आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट ऑफ ए रिएक्शन?
अब मैंने ये रिएक्शन लिखी थी, इसका रेट तो मैंने ये लिखा, इस रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है इसको आंसर करने के लिए। टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट यू हैव 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन। रेट एक्सप्रेशन क्या था, रेट ला क्या था। हमने क्या किया कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है ए, Hmm. तो ये जो रेट होता है स्टूडेंट, वो एक एक्सप्रेशन होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर स्टूडेंट सम वैल्यूज एक्स एंड वाई, जिसे हमने कहा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये इसका रेट तो मैंने ये लिखा है, अब इसका रेट ला लिखना है इसी इक्वेशन का, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इसका अगर मैंने रेट लिखना है स्टूडेंट, तो आपने रेट कैसे लिखा, के ए पावर एक्स और बी पावर वाई। बोलो, मैंने लिखा। अब एक्स और वाई क्या है, जल्दी से बताओ, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई स्टूडेंट्स? X is the order of the reaction with Yes, sir. respect to A. Y is the order of the reaction with respect to B. और ये कैसे डिटरमिन किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंटली। Okay, sir. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, हमने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज किया था स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला पेपर में। आज इस पे ध्यान दीजिए, आप अटेंशन पे कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है पेपर के लिए। तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्स प्लस वाई होता है स्टूडेंट, इसे रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। और ऑर्डर जो होते हैं वो जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ। और टोटल ऑर्डर कैसे निकाला था, एक्स प्लस Yes, sir. वाई। टोटल ऑर्डर हमने कैसे निकाला था स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई। अब एक क्वेश्चन और आ गया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में बहुत बार। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। Sir, molecularity is basically the number of molecules that are taking part in the reaction. एक रिएक्शन में कम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती हैं, वो उसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी हम डिटरमिन नहीं कर सकते, बताया था। जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो, और उनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और फिर रिएक्शन होती है। जब तक कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। और रिएक्शन जो एलिमेंट्री होती है, जब उनमें रिएक्शन होती है तो उसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है, क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है, यस और नो? No, ये sir. एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। No, sir. नो सर। क्या मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, क्या आंसर है आपका? ये पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि 2 नंबर में पूछा गया। बताओ क्या आंसर है आपका, जल्दी से बताओ, इसका क्या आंसर है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट Yes, क्वेश्चन है, sir. पेपर में आने Sir, वाला। first thing, yes, sir. First thing, molecularity can't be more than 3. वो भी सही है, तो उसका रीजन भी हाँ. बताओगे, ऐसा क्यों होता है? Sir, because उससे ज्यादा होंगे फिर they won't collide properly. साइमल्टेनियस कोलिजन 2 या 3 नहीं मॉलिक्यूल्स होगा. की इकट्ठी होनी प्रॉबल नहीं है, Yes, sir. तो इसलिए उनकी मॉलिक्यूलरिटी ज्यादातर 2 होती है। और थोड़े की ज्यादा ज्यादा Yes, sir. 3 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा स्टूडेंट। और And फिर sir, and the difference. हाँ, बोलो। Yes, sir. Molecularity is the number of molecules that take part that take part, and order is the molecules of the reactant. Uh, so order can be whole number or fraction. Molecularity is always a whole number. Order is experimental. Molecularity is theoretical. हाँ, ये सही है। तो इस तरह से हम 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं एग्जाम में, Yes, sir. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें लिखो। और उसके बाद में हमने बताया था कि जो रिएक्शंस होती हैं उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। कम्प्लेक्स जो रिएक्शंस जो होती हैं स्टूडेंट, जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं हो सकता। तो उनमें क्या होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। Yes, ऑर्गेनिक sir. केमिस्ट्री में भी हमने आपको मैकेनिज्म जब दिखाए तो उसमें दिखाया स्लोएस्ट स्टेप जो होता है
जो स्लोएस्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और वहीं से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को निकालते हैं। और जब टाइम हमने रिएक्शंस आपको बताई, फिर और क्या बताया आपको, और क्या क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स आपको। अब हमने आपको बताई जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। बताओ व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये इसका मतलब, अगर कोई रिएक्शन हो रही है आर इंटू पी स्टूडेंट, तो इसका Hmm. रेट अगर मैं लिखता हूँ के आर पावर Yes. जीरो हो गया, तो ये के बराबर ही हो गया रेट। तो Yes, sir. इसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ कंसंट्रेशन वाली टर्म है ही नहीं। तो ऐसी रिएक्शन जिनका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया होता है स्टूडेंट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। कैटालिस्ट जब और होता है और टेम्परेचर 1130 के होता है, तो उसमें अमोनिया का कितना भी अमाउंट ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी बहुत सारी Yes, sir. रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड है, इस तरह से जो कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की हमने आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशंस भी बताई और हाफ लाइफ भी बताई। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर कैसे निकालोगे स्टूडेंट। आपने क्या किया था, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर पावर जीरो कर दिया, तो ये के हो Yes, गया, sir. आर पावर जीरो तो वन है, तो फिर डी डी आर जो है स्टूडेंट ये हो गया माइनस के इंटू डी टी। तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हो आप, जब इंटीग्रेटेड रेडिएशन निकालते हो फ्रॉम जीरो टू टाइम टी, तो जीरो टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, और आर जीरो थी और फिर आर हो गई, टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन आर हो गई, तो फिर ये वैल्यू क्या, डी आर का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है स्टूडेंट। Yes, sir. तो फिर ये क्या बना, आर माइनस आर जीरो, आर माइनस आर जीरो बन गया स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस के ऑफ टी के बराबर आ गया। Hmm. तो ये फिर इक्वेशन आपकी बनी है स्टूडेंट, किसकी बनी है, अगर ये साइन इधर ले जाऊं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर ऑफ जीरो माइनस आर इज इक्वल टू के टी। तो इसका के की वैल्यू कितनी आई फिर, इसका जो के है वो कितना आया, आर ऑफ जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। Yes, sir. तो यहाँ पर इक्वेशन बनी, और ये जो हमारा अगर कंसंट्रेशन और टाइम के अंदर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, इस केस में कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, इधर उसको ले जाऊं, R नॉट जीरो माइनस के टी, तो Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। एक्स और Yes, वाई sir. में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ आने वाला स्टूडेंट, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है स्टूडेंट Hmm. आर, और यहाँ पर हम टाइम से ड्रा कर रहे हैं, तो बताओ कैसा कैसा ग्राफ आएगा, जल्दी से बताओ, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। आपको ग्राफ दे देगा, पूछेगा बताओ ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, तो कैसे जवाब देंगे। और इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा, ये वाली इक्वेशन बनी, और ये हमने दिखाई है, ये स्ट्रेट लाइन की स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, स्लोप इसका माइनस है, तो फिर ऐसे इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है। और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा, Yes, sir. तो ये इंटरसेप्ट है इसका, इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, ये इंटरसेप्ट, इसकी इंटरसेप्ट जो है स्टूडेंट, इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा, ये आर जीरो ओरिजिनल कंसंट्रेशन के बराबर। और बताओ इसका स्लोप किसके बराबर आएगा, अगर इसका स्लोप निकालूंगा इस लाइन का। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये यहाँ पर जीरो भी हो रही है लाइन, इस Hmm. तरह से देख रहे हो, ये जीरो टाइम, ये टाइम है, इस टाइम पर ये कंसंट्रेशन जीरो हो गई है इसकी। Yes, sir.
सारा ही रिएक्ट कर गया, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है जीरो ऑर्डर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। स्लोप की वैल्यू बताओ, स्लोप कितना आएगा इसका? छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम आपसे स्टूडेंट्स। अरे स्लोप इसका ये माइनस के ही तो है। यस सर। तो इसके स्लोप अगर मैंने डिटरमिन कर लिया स्टूडेंट, यहाँ से ये थीटा है, तो स्लोप से मैं क्या वैल्यू निकाल लेता हूँ के की, यहाँ से के मिल ओके। जाएगा मुझे। तो के निकालना है तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो ग्राफिकली मैं निकाल सकता हूँ जीरो ऑर्डर का के निकाल सकता हूँ स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अगर मैं इसकी हाफ लाइफ निकालूं स्टूडेंट, हाफ लाइफ क्या होती है जल्दी से बताओ, व्हाट इज हाफ लाइफ? 30 सेकंड का टाइम। व्हाट डू वी मीन बाई हाफ लाइफ? क्या होती है स्टूडेंट्स? टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। यस आधा सर। तो रिएक्ट कर जाएगा, हम्म। तो फिर ये आर कितनी वैल्यू बन जाएगी? आर जीरो माइनस आर जीरो बाई टू हो गया ये, और नीचे के है, तो इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? आर जीरो बाई टू के, क्योंकि ये हाफ है। तो इसके हाफ लाइफ की वैल्यू आपको दिख रही है 1/2 के इंटू आर जीरो क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला यस है, सर। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है 1/2 के। यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही चीजें होती हैं जिन पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन्हें नोट किया जाए। हम्म। एक एक पॉइंट को नोट कर लो, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में स्टूडेंट। आपको सारा पेपर ही आता हो, इसलिए बता रहा हूँ। एक एक वर्ड बाई वर्ड आपको समझ में आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया था और वही आ गया एमसीक्यू की फॉर्म में। अब इसके बाद में ये जीरो ऑर्डर वाले थे। अब और कौन सी इक्वेशन हमारे कोर्स में? फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? माइनस डी ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर पावर जीरो, आर पावर वन हो गया ये। तो ये क्या बन गया? माइनस डी ऑफ आर बाई आर इज इक्वल टू, अगर इस माइनस को इधर कर दूं तो माइनस के डी टी बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है यस सर। टी वन टाइम से और टी टू टाइम से स्टूडेंट। यहाँ पे आर जीरो से आर की वैल्यू पे हमने इंटीग्रेट किया एज पर एनसीईआरटी किताब। तो फार्मूला क्या बना था स्टूडेंट? क्या फार्मूला बना? जब हम dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? एल एन एक्स। यस सर। मैथ्स में छोटा सा मैथ्स कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा मैथ्स होता ही नहीं, केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा मैथ्स यूज होना है। तो ये फिर फार्मूला क्या बना स्टूडेंट? एल एन ऑफ क्या बना मेरे पास? आर बाई आर जीरो स्टूडेंट हाँ। इज इक्वल टू माइनस के ऑफ टी। अब ये ओके सर। माइनस है, माइनस का साइन है यहाँ पे, ये माइनस के टी है, तो अगर इसको प्लस करना है तो फिर क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसको मैं ठीक कर दूं, कहीं डाउट ही ना रह जाए आपको। कोई भी फार्मूला बनाते हैं स्टूडेंट, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस के टी लिख रहा हूँ। अब क्या मैंने किया? इसको कर दिया 2.303 लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स के इंटू टी। ये फार्मूला आपके बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में, जिससे हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। इस पे आना ही आना है न्यूमेरिकल। ठीक है सर। अरे ये ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन जो बची उसकी आफ्टर टाइम टी, जब ये रिएक्शन यस हो सर। रही है, तो जो कंसंट्रेशन इसकी बची आफ्टर टाइम टी, उसी का फार्मूला है। और एक इसका और भी मैंने फार्मूला बताया कि टू, इसको ऐसे भी लिखता हूँ मैं कई बार, 2.303 लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ए ओके सर। ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स कितना बचा? इक्वल टू के टी। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला बताओ जल्दी से, आपके पास कितना समय है? 30 सेकंड, 1 मिनट, चलो जल्दी से बताओ। यस सर। सारा हो गया।
कितना जबरदस्त रिवीजन कर लिया तुमने, सारा केमिकल Sir, काइनेटिक्स देखो yes, थोड़े ही sir. समय में। Answer it is 0.693 हाँ, per Kelvin. 0.693 बाई K. के क्या होता है? Sir, K is a constant. कौन सा कांस्टेंट? ये रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, उसकी तो वैल्यू यहाँ Yes, पूछेगा sir. पेपर में। Yes, sir. Yes, sir. K is the first order rate constant. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अच्छा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, एक Yes. एक घंटे से क्या आधे घंटे में सारा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। बुक की नीड रहेगी ही नहीं, सीधे Mm-hmm. क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या होगा? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जिसको समझ Yes, में sir. आया, जिसको आता है वही कर पाएगा आंसर, हाँ हाँ. और बाकी जो रट्टेबाजी कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि रट्टेबाजी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। Mhm. फिर क्या करूंगा मैं पेपर में? जिसने चैप्टर पढ़ा नहीं, चैप्टर को समझा नहीं, वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। नहीं हो गया sir. ऐसे ही जबरदस्ती कोई भी टिक मार्क कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। बताओ, कोई मुश्किल लग रहा है तुम्हें? अब सारा चैप्टर कितना आसान हो गया, हाँ सर, नहीं लगा मुझे. और तुमने अपने नोट्स पूरे बना रहे हो। मैं कलर्ड पेन इसलिए यूज करता हूँ कि तुम्हें भी समझ आ जाए भाई, तुम अपने अपने अलग अलग कलर से सारी चीजें नोट कर लो, फार्मूले नोट हो जाएंगे तो सीधा ही फार्मूला यूज कर लूंगा, एग्जाम में बहुत समय बचेगा। तो यस आपने सर. ये कहा कि जो टी हाफ है वो 0.693/K है, तो इसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पे कंसंट्रेशन है? कोई कंसंट्रेशन नहीं, नो सर. तो इसमें कोई भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन उसके जीरो ऑर्डर में है। ये जीरो ऑर्डर का है, देख रहे हो? ये हाफ लाइफ यस सर. जीरो ऑर्डर का है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तो कंसंट्रेशन वाली कोई टर्म है ही नहीं फर्स्ट ऑर्डर में, ये दोनों में डिफरेंस है। और ग्राफ भी पूछा जाएगा पेपर में, ग्राफ भी पूछा जाएगा। देखो यहाँ तक तो तुमने कर लिया सॉल्व, इसके ऊपर यस सर. न्यूमेरिकल आना है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हर साल आता है, 2 या 3 नंबर का, आपको एग्जाम में इस साल भी आएगा। तो ये ओके. फार्मूला जिसको नहीं पता उसको कर लेना चाहिए, जरूर आएगा। एक होती है स्टूडेंट सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप बताओ कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? आपके पास है 1 मिनट का वक्त, सोच के बताइए। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है स्टूडेंट, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर की और एक कंसंट्रेशन एक्सेस में हो जाती है, जो कंसंट्रेशन एक्सेस में होती है, तो फिर हम अज्यूम करते हैं, कह सकते हैं कि वो रिएक्शन में चेंज नहीं हो रही। तो फिर जो उसका ऑर्डर आता है, हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटली, वो क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल यस सर. बताओ, कोई एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था स्टूडेंट, ये क्या होती है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होती है स्टूडेंट? CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी एसिड की प्रेजेंस में, तो बताओ क्या हुआ? CH3COH प्लस हम्म. C2H5OH। अब इसका जो रेट होता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है? आपने कहा कि CH3CO C2H5 और H2O, लेकिन ये एक्सेस में है, यस सर. दोनों में से एक एक एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी रिएक्शन में, तो फिर ओके. ये होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K डैश इनटू दिस। तो ये रिएक्शन अब क्या हो गई? इसे ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि इसका ऑर्डर अब 1 हो गया, वैसे 2 होना चाहिए था, तो ऐसे रिएक्शंस का क्या नाम दिया गया? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछते हैं पेपर में स्टूडेंट, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बहुत यस सर. बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, और उनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाएंगे।
इनको नोट कर लो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्या जो होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस और नो? यस सर, करता है। करता हूँ। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, आप कह रहे हो, तो कैसे डिपेंड करता है? बताओ किसने इक्वेशन बनाई थी इसकी, और उस इक्वेशन का क्या फार्मूला था? ये पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कि बताओ कि जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है रेट की? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। बताओ कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट, और उसका नाम बताओ, किसने दी थी? आर्हेनियस इक्वेशन। ओके सर। बताओ आर्हेनियस इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? जब उसने देखा कि 10 डिग्री के राइज पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हो गया स्टूडेंट। यस सर। तो आर्हेनियस ने एक इसका इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बताओ क्या थी, जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द आर्हेनियस इक्वेशन। सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। के इज इक्वल टू ए ई पावर ई ए माइनस आर टी। यस सर। ए क्या होता है? आर्हेनियस और या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट है। ओके। तो ये सारी वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट। एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट्स भी पता है, जूल पर मोल जो आप यूज करते हो स्टूडेंट। अब होता क्या है कि कोई भी जब रिएक्शन होती है स्टूडेंट, क्या बताया कि रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आते हैं, वो कोलाइड करते हैं, और एक ट्रांजिटरी स्टेट बनती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो फिर डिसोशिएट होता है, और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कोई भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी की। यस सर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो रिएक्शन के अंदर किसकी नीड पड़ेगी स्टूडेंट? एक्टिवेशन एनर्जी की। यस सर। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के अंदर ग्राफ बनाए हैं, तो आपको कैसा, ये जैसे रिएक्टेंट थे मेरे पास स्टूडेंट, और ये प्रोडक्ट है, और देख रहे थे ऐसे जा रहा था, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या था हमारा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी स्टूडेंट, और ये यस सर। H1 वैल्यू है, ये H2 है, यहाँ पर H2 कम है H1 से। तो इसके अंदर फिर एंथैल्पी चेंज क्या है? वो डेल्टा एच। ये डेल्टा एच है स्टूडेंट, एंथैल्पी चेंज। तो यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन शो किया, बताओ ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? इस रिएक्शन में हीट निकलने वाली है या हीट एब्सॉर्ब होगी स्टूडेंट्स? इन दिस रिएक्शन विल द हीट बी एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व स्टूडेंट? इस रिएक्शन में क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी? रिवॉल्व हो गया थे। देखो इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम हो गई है हम्म। रिएक्टेंट से, तो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है। तो इसमें एनर्जी निकली है, एनर्जी यस सर। जो है इवॉल्व हुई है स्टूडेंट, हीट निकली है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब हीट निकल गई, रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, तो इसका मतलब
क्या होगा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से। जिसके पास एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बोलो होती है या नहीं होती, जल्दी बताओ। यस सर, होती है। भाई जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो तो रिएक्ट करेगा, वो तो स्टेबल नहीं है, वो तो एथलीट है, वो कि उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा भागेगा, लेकिन जब वो टायर्ड हो जाएगा तो वो बस बैठ जाएगा आराम से। अब एनर्जी ज्यादा थी तो वो रिएक्ट कर गया, एनर्जी कम होगी तो वो आराम से बैठ गया, क्योंकि वो स्टेबल हो गया। लोअर द एनर्जी मोर स्टेबल इज अ सब्सटेंस। तो कोई भी चीज है जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये यस सर। ज्यादा स्टेबल होते हैं ऐसी रिएक्शंस में। तो हमें पता है कि ये एनर्जी बैरियर होता है, और यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है, उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बना, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन गया था स्टूडेंट। और यही होता है एक पॉइंट जो हाईएस्ट एनर्जी होती है, जिसके पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहीं से ही वो फिर प्रोडक्ट बनता है, या कि वापस गिरेगा, या तो वापस चले जाएगा या इधर जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। यस सर। तो इसे कहते हैं, ये बहुत ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस के लिए फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं। तो वहां से हम दिखाते हैं कि ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट बन गए। एंडोथर्मिक भी होती है रिएक्शन, उनके पास जो हीट होती है इससे ज्यादा हो जाती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कम स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास हीट एब्जॉर्ब हुई हुई है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्रोडक्ट बन गए। अब ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होंगे। आपने देखा था जब ओजोन बनी थी ऑक्सीजन से, तो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली थी, तो इसलिए वो अनस्टेबल था। और वो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बनाया गया था, ओजोन ऑक्सीजन से, जब हमने वो चैप्टर पढ़ाया था। उसने कहा कि अगर साइलेंट नहीं होगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी, उसमें हीट को एब्जॉर्ब किया गया था स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक तुमने सारा नोट कर लिया। देखो यस कि सर। पूरा रिवीजन चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। एक एक वर्ड को नोट कर लो, ये सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक एक वर्ड हमारा क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। अब आर्हेनियस इक्वेशन का फायदा क्या होगा और क्या उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और ग्राफ किस टाइप के बनते हैं, ये सारे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। ग्राफ के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। और ग्राफ का यूज क्या है और कौन सी वैल्यू हम ग्राफ से निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल में आ चुका है स्टूडेंट्स। देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हम। तो ये सारा नोट कर लिया हमने। यस सर। फार्मूले जो होते हैं, देखो जो क्वेश्चन आएंगे अगर हमें फार्मूले आते होंगे डायरेक्ट फार्मूले यूज करके आंसर निकाल लेंगे। अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर हमारे को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फार्मूला पहले बनाओ फिर क्वेश्चन करो। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम फार्मूले को याद कर लें, उन्हें समझ के डिराइवेशन हमने कर लिए, रोज उनको कॉपी पे लिखा हमने, तो हमारे को याद हो जाते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम बहुत बचता है। यस सर। अब देखो स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। एक ये आर्हेनियस फैक्टर है, ये है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाला फैक्टर। यस सर। कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं इसका लॉग ले लूं स्टूडेंट, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। बोलो बन गया। यस ठीक सर। है, अब ये अगर मैं ऐसे लिखूं, एल एन के
इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस ई ए बाई आर 1/t प्लस एल एन ऑफ ए। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बन गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। यस सर। तो अगर हमने ये ग्राफ ड्रा किया स्टूडेंट एल एन के का वर्सेस 1/t, तो बताओ ये ग्राफ कैसा आने वाला है? इसकी शेप बताओ। आपके पास 1 मिनट का वक्त होता है हर चीज के लिए स्टूडेंट, जल्दी से करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बना और ये पेपर में आया जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। यस सर। कैसी ग्राफ आई है? ये स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है? किस टाइप की शेप आई है इसकी? मैथ्स में कुछ पढ़ी आपने शेप्स कि कैसी कैसी शेप्स के ग्राफ बनते हैं स्टूडेंट्स? इस पे न्यूमेरिकल आ चुका, इसीलिए मैंने ये इसके ऊपर दिमाग लगा रहा हूँ। ठीक है सर। देखो यहां से समझ आ रही है मुझे। ये 1/t अगर जीरो है, अगर ये जीरो हो गया तो एल एन के की वैल्यू किसके बराबर हो जानी है? ये एल एन ए के बराबर। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। यस सर। इसके इंटरसेप्ट से एल एन ए का मतलब क्या होता है? 2.303 लॉग ऑफ ए। तो ग्राफ से अगर ये वैल्यू मिल जाए तो मैं ए निकाल सकता हूँ हम्म। ग्राफिकली। देखो ए की वैल्यू पूछी उसने पेपर में, तो ग्राफिकली मैं इसकी ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। इंटरसेप्ट जो मेरा होगा वो एल एन ए होगा, तो इसका एंटी लॉग ले लूंगा तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे जैसे 1/t, ये 1/t का ग्राफ है, टी का नहीं है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि ये यस सर। माइनस है साइन। तो ये क्या आएगा? ऐसे आता जाएगा। हम्म। तो ये ग्राफ ऐसे मिल रहा है, देख रहे हो, इस तरह से। तो आपको ये ग्राफ एल एन के की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन। और जब ये दोनों हम्म। इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जीरो आ जाएगा। जीरो कब आएगा? जब ये और ये इक्वल हो गए। यस सर। कोई भी न्यूमेरिकल आता है, देखो इसमें हमें छोटा छोटा मैथ्स यूज करना पड़ता है। व्हेन एल एन ए इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/t, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, जब ये दोनों बराबर हो गए माइनस एक्स प्लस एक्स, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इससे भी क्या है, अगर ऐसा कोई पॉइंट दे दिया तो फिर हम निकाल सकते हैं एल एन ए की वैल्यू अगर दी हुई है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। और वैसे मैंने इस ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्वेश्चन उसने पूछा, वो कह रहा फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द ग्राफ। बताओ कैसे निकालोगे? आपके पास फिर 1 मिनट का वक्त है सोचने के लिए। एक क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, ग्राफ से हम्म। कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? देखो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपका सारा रिवीजन हो रहा। इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? ये स्लोप कैसे निकालते हो? देखो ये स्लोप है, ये एंगल थीटा है, ये टैन थीटा है। इसका हम्म। जो स्लोप होता है स्टूडेंट वो कैसे निकालते हो? यहाँ पर ये वैल्यूज हैं और यहाँ पे ये यस सर। वैल्यूज हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो स्लोप ग्राफ से निकाल लूंगा मैं। अगर ये ए बी है और ये सी है, ए बी बाई बी सी इसका स्लोप है। क्या है? ए बी बाई बी सी। तो ग्राफ की वैल्यू से निकल आएगा स्लोप। स्लोप किसके बराबर होगा जल्दी से बताओ? ये एल एन के है, लॉग नहीं है, लॉग में लॉग से 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। आपको पता ही है मैं क्या कह रहा हूँ, एल एन के इज इक्वल टू 2.303 ऑफ लॉग। यस सर। अगर लॉग लूंगा तो फिर ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, और कोई फर्क नहीं है।
तो स्लोप किसके बराबर होगा इसका? स्लोप विल बी इक्वल टू, टेल मी व्हाट विल बी स्लोप, इसमें ये इक्वेशन है मेरे पास हम्म स्ट्रेट लाइन की। ये एम स्लोप होता है तो किसके बराबर है? माइनस ई ए बाई आर। तो यहाँ से क्या आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आर एक गैस कांस्टेंट है, तो फिर मैं ई ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा जूल्स में। बोलो आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, न्यूमेरिकल में आया हुआ है, ओके। इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, एक और जो न्यूमेरिकल इसमें 10 बार आ गया पेपर में, वो कह रहा है K1 की वैल्यू T1 टेम्परेचर पे दी हुई है और K2 की वैल्यू दी हुई है T2 टेम्परेचर पर, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 1/T1 प्लस ln A। दूसरा क्या बना? ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 1/T2 प्लस ln A। तो अगर हमने ln K2/K1 निकालना है तो बताओ कितना आएगा? इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी स्टूडेंट? सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने जो पेपर में आ सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ln K2/K1? आपके पास 1 मिनट का वक्त है इसको सॉल्व करने के लिए। इन दोनों को ln K2 माइनस ln K1 कर दो और कॉमन ले लो, हम्म जो कटता है काट दो। यस सर। क्या आया फिर आंसर? ये आएगा E A/R 1/T1 माइनस 1/T2। यस सर। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू E A/R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। देखो ये फार्मूला बहुत यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में। फाइनल फार्मूला क्या निकाल दिया मैंने स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बार आता है। क्या निकाला? log ऑफ K2/K1 हम्म विल बी इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। टेम्परेचर हमेशा यस केल्विन सर। स्केल में लिए जाते हैं, एक बात का याद रखना, सेंटीग्रेड में कोई भी टेम्परेचर नहीं लिया जाता कोई भी कैलकुलेशन में केमिस्ट्री के अंदर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल्स में आने वाली है और आर की वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल में आनी है तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका पता होना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लिए जाते हैं, किसी और टेम्परेचर स्केल में नहीं लिए जा सकते। ओके सर। और ये नोट करने वाली बातें हैं स्टूडेंट, इनको नोट कर लिया जाए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। अब उसने ये पूछा था, क्या पूछा था स्टूडेंट्स, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम्म ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन? जल्दी से बताओ, आपके पास कितना वक्त होता है? 30 सेकंड होते हैं हमारे पास। कैटलिस्ट अगर मैं डाल दूंगा तो क्या होगा? If I will add a catalyst, what will happen to the rate of the reaction, students? रेट बढ़ जाएगा, कम होगा? यस सर, हम सर इल इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा रेट का। क्यों रेट इंक्रीज होता है, ये उसने क्वेश्चन पूछा पेपर में। कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करता है, क्यों करता स्टूडेंट? क्यों करता है रेट को इंक्रीज? ये क्वेश्चन पेपर में आया, बताइए क्या आंसर है?
क्वेश्चन के आंसर एक एक लाइन के ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देख रहे हो, तो ये वैल्यू ऐसे नीचे आ गया। ये रिएक्शन में मैंने कैटालिस्ट ऐड किया है, तो ये ई कैटालाइज्ड हो गया। देख रहे हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है यहाँ पर। यस सर। कैटालिस्ट ऐड करते ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी स्टूडेंट। जितनी एक्टिवेशन कम होगी एनर्जी, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होने वाली है, क्योंकि रिएक्शन को ये वाला फैक्टर है E-ART। जब रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, तो जितनी एक्टिवेशन कम होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कोलाइड करके रिएक्टेंट में से फॉर्म कर देंगे प्रोडक्ट्स। उसे बोलते हैं इफेक्टिव कुलियंस। उतनी ही कुलियंस इफेक्टिव हो जाती है स्टूडेंट, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैटालिस्ट होता है वो डेल्टा जी को चेंज नहीं करता स्टूडेंट। कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर, गिव्स फ्री एनर्जी। कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था पेपर में। कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर डेल्टा जी, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटालिस्ट करता है, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी वो स्पीड अप करता है। डेल्टा जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती जब हम कैटालिस्ट को ऐड कर देते हैं। बोलो, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये कंप्लीट रिवीजन था केमिकल काइनेटिक्स का, और ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके क्वेश्चन करेंगे आपके साथ मिलके। और अब हमें समझ आ गई कि कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट।